दिसंबर 2003 में बगदाद में गोलियों की आखिरी आवाजें जैसे ही धीमी पड़ीं, गठबंधन प्रशासक पॉल ब्रेमर पत्रकारों के सामने आए और घोषणा की, महिलाओं और सज्जनों, हमने उसे पकड़ लिया। लगभग 9 महीने बाद जब उसका शासन गिर चुका था, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था। तानाशाह चला गया, पूरी दुनिया ने सांसें रोक ली। फिर भी सद्दाम को हटाने से इराक की उथल-पुथल शांत नहीं हुई। यह सिर्फ एक लंबे नाटक का पहला दृश्य था। तेजी से आगे बढ़े अगस्त 2004 की शुरुआत में और वैश्विक ध्यान नजाफ की ओर गया, जो सुनहरी गुंबदों और प्राचीन कब्रिस्तानों का शहर है, जिसे लाखों शिया मुसलमानों द्वारा पूजनीय माना जाता है। फिर भी इसकी पवित्र सुंदरता के नीचे बेचैन खामोशी थी। बच्चे सशस्त्र गश्त के बीच स्कूल से लौटते थे, दुकानदार जल्दी बंद कर देते थे, और एक और संघर्ष की फुसफुसाती अफवाहें तंग गलियों में फैल जाती थी। यह शिया इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर है और यहां इमाम अली दरगाह और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादी अल सलाम स्थित है। मस्जिद के सुनहरे गुंबद के नीचे मिलिशिया लड़ाके मोर्चा संभाले, लड़ाई और शहर की रक्षा के लिए अपने विश्वास को ढाल बनाकर तैयार है। यह 2004 की गर्मियों में नजफ की युद्ध की कहानी है, जहां एक राष्ट्र की आध्यात्मिक धड़कन युद्ध की कठोरता से टकराई। इतिहासकार जब पीछे देखेंगे तो वे सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि वह क्षण देखेंगे जब एक दरगाह इराक के संघर्ष में ऐतिहासिक स्थल बनी। वॉर्स ऑफ द एथ वर्ल्ड में स्वागत है। मार्च 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण और अप्रैल में सद्दाम हुसैन के शासन के तेज पतन के बाद इराक में सत्ता का शून्य पैदा हो गया। कोएलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी या सीपीए, जिसकी अगुवाई एम्बेसडर पॉल ब्रेमर ने की, उसने इराकी सेना को भंग कर दिया और बाथ पार्टी को बाहर कर दिया, जिससे देश बिखर गया, अस्थिर हो गया और विदेशी सैनिकों पर निर्भर हो गया। सुरक्षा संस्थाओं के स्पष्ट पतन और कानून व्यवस्था के टूटने ने एक नई विद्रोह की नींव रखी, जो सुन्नी और शिया दोनों स्वरूपों में थी। शिया प्रतिरोध के बढ़ते समर्थकों में से एक थे मुकर्तदा अल सद्र, जो नजाफ के 29 वर्षीय मौलवी थे और मारे गए ग्रैंड आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक अल सद्र के बेटे थे। शहर की हौजा में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद मुकर्तदा अल सद्र ने 2003 में शहीद सद्र कार्यालय से अपना राजनीतिक गुट बनाया और जल्द ही गरीब शिया इलाकों, खासकर बगदाद के सद्र सिटी में प्रभाव जमा लिया। जून 2003 में अल सद्र ने महदी आर्मी, जैश अल महदी JAM बनाई। शुरुआत में कुछ 100 मदरसे के छात्र थे, जो बाद में निगरानी दल बने। उनका मकसद था कब्जे का विरोध और गठबंधन से बने सरकारी खालीपन को भरना। 2004 तक वे प्रमुख शिया मिलिशिया बन गए थे, जो इराकी राष्ट्रवाद, धार्मिक उत्साह और जमीनी लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तनाव 2004 की वसंत ऋतु में चरम पर पहुंच गया, जब ब्रेमर ने 28 मार्च को अल सदर के अखबार अल हौजा को बंद कर दिया और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस पर मौलवी ने जवाब दिया, उद्धरण, अमेरिका ने अपने नुकीले दांत और घिनौनी मंशा दिखा दी है और जागरूक इराकी जनता बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा उसी तरह करनी चाहिए जैसा वे उचित समझते हैं। उनकी निंदा के बाद महदी सेना ने 4 अप्रैल से एक विद्रोह शुरू किया, जिसका निशाना नजफ, कूफा, कुत, बसरा और सदर सिटी जैसे शहर थे। सड़कों पर उन्होंने पुलिस थानों व सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और अमेरिकी सेनाओं से जबरदस्त लड़ाई की। सदर सिटी में घात लगाकर हमले में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और पुलिस थानों की वापसी की कोशिश में 51 घायल हो गए। विद्रोह तेजी से फैल गया। मदी लड़ाकों ने करबला और नजफ पर आंशिक नियंत्रण कर लिया और काफिलों पर घात लगाकर आपूर्ति राजमार्गों को काट दिया। सीपीए की सत्ता गहराई से हिल गई थी और जून की शुरुआत तक एक नाजुक संघर्ष विराम किसी तरह से जोड़ा गया। इस पहले विद्रोह ने भारी हताहतें दीं और यह भ्रम भी दूर कर दिया कि इराक को अमेरिकी संरक्षण में स्थिर किया जा सकता है। मॉली बिंघम, जो वैनिटी फेयर के लिए रिपोर्टिंग कर रही थीं,
ने देखा कि विद्रोही अप्रत्याशित रूप से विविध थे। उद्धरण: हालांकि कुछ सद्दाम की 4 लाख सैनिकों वाली सेना के अनुभवी थे, लेकिन जिनसे मैं मिला उनमें एक शिक्षक, पत्नी, मां, मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर और एक पीएचडी धारक भी थे। उद्धरण समाप्त। प्रतिरोध सेनानियों का यह विविध समूह दिखाता है कि इस आंदोलन का प्रभाव कितना व्यापक था, जिसमें कई लोग इस्लाम में अपनी साझा आस्था और गहरे राष्ट्रीय गर्व की भावना से एक साथ आए और प्रेरित हुए। जून के अंत तक युद्ध विराम टूट गया था। अल सद्र की सेनाएं पीछे हटी, पर यह अस्थायी था। एक संक्षिप्त शांति आई, एक भ्रामक राहत जिसने गठबंधन को यह विश्वास दिला दिया कि सबसे बुरा समय गुजर चुका है। इस बीच महदी सेना ने फिर से संगठित होकर हथियार जुटाए और नजफ व अन्य प्रमुख शहरों में अपनी मौजूदगी मजबूत की। अब मंच तैयार हो चुका था। नजफ, जो एक पवित्र और रणनीतिक शहर है, इस नए टकराव के केंद्र में था। मंच जल्द ही राजनीतिक संघर्ष से शहरी युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता और आस्था के खतरे शहर की पवित्र गलियों में जमा हो रहे थे। यह समझना जरूरी है कि नजफ का शहर सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि यह शिया इस्लाम का धड़कता हुआ दिल है। अली इब्न अबी तालिब, जो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और पहले शिया इमाम थे, की समाधि स्थल के रूप में पूजनीय नजफ शिया मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र शहर है, जिसकी आध्यात्मिक महत्ता में केवल मक्का और मदीना ही उससे आगे है। इसके केंद्र में सुनहरे गुंबदों से सुसज्जित विशाल इमाम अली दरगाह है, जो एक भव्य मकबरा है और पूरे इस्लामी जगत में पूजनीय है। हर साल यह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे नजफ आस्था और धर्मशास्त्र का केंद्र बन जाता है। इस दरगाह के चारों ओर वादी अल सलाम या शांति की घाटी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यह लगभग 1485 एकड़ में फैला है और इसमें 6 मिलियन से अधिक लोग दफनाए गए हैं। 14 सदियों से यह कब्रिस्तान मानव भक्ति और मृत्यु का प्रमाण बना हुआ है। लेकिन 2004 में यह कुछ और भी ज्यादा डरावना बन गया। मैडी आर्मी ने मकबरों, सुरंगों और कब्रों की भूल भुलैया पर कब्जा कर उन्हें छिपे गढ़ों में बदल दिया। यह छाया जैसी कब्जा रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से बड़ा झटका था। सैन्य रूप से वादी अल सलाम ने भूल भुलैया जैसी आड़ और भूमिगत रास्ते दिए, जो गुरिल्ला रणनीति के लिए उपयुक्त थे। धार्मिक और राजनीतिक रूप से पवित्र भूमि में मिलिशिया स्थापित करने से इस क्षेत्र पर हमलों की सख्त निगरानी होती थी। एक ओर मक्तदा अल सद्र के जोशीले नेतृत्व में महदी सेना थी, जिसे नजफ में अनुमानित 2000 से 15,000 लड़ाकों का समर्थन प्राप्त था। मिलिशिया ने 2004 के मध्य तक न केवल खुद को हथियारों से लैस कर लिया था, बल्कि शहर की संरचना में भी खुद को स्थापित कर लिया था। चेक पॉइंट्स लगाए और एक अर्धशासकीय शक्ति के रूप में काम किया। दूसरी ओर एक गठबंधन था जो राजनीतिक और नैतिक संकट में फंसा हुआ था। अमेरिकी मरीन को इराकी नेशनल गार्ड के सहयोग से दुश्मन हटाना और इमाम अली दरगाह की पवित्रता बनाए रखना था। गठबंधन के योजनाकार जानते थे कि दरगाह को नुकसान क्षेत्रीय भावनाएं भड़का सकता है और वैधता खतरे में डाल सकता है, लेकिन कुछ न करने से शिया मिलिशियाएं अन्य जगहों पर और साहसी हो सकती हैं। 31 जुलाई 2004 तक 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ने पोलैंड के नेतृत्व वाली मल्टीनेशनल डिवीजन सेंट्रल साउथ का नियंत्रण संभाला और अल सदर की ताकतों व अंतरिम इराकी सरकार के बीच तनावपूर्ण गतिरोध का सामना किया। अल सदर के निवास के पास मातृत्व क्लिनिक जैसे अहम चेक पॉइंट्स पर अमेरिकी टीमों की छोटी गश्तें अक्सर कब्रिस्तान के पास गोलीबारी में बदल जाती थीं, जो हिंसा का संकेत थीं। इस दौरान नजफ के नागरिक अनिश्चितता में जी रहे थे। तीर्थयात्री दरगाह जा रहे थे, दुकानदारों ने दुकानें खुली रखीं, धार्मिक छात्र धीमे स्वर में पढ़ रहे थे। लेकिन माहौल में एक तनाव था।
कब्रिस्तान के बाहरी इलाकों और दरगाह की सीमा के बाहर झड़पें भड़क उठीं, लेकिन बहुत कम लोग मानते थे कि यह शांति टिकेगी। अफवाहें सच से तेज फैल रही थीं और हर दिन इस प्राचीन शहर पर बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ रही थी। मैडी सेना और गहराई तक जम गई। लड़ाके गलियों और छतों पर, चेक पॉइंट्स और मस्जिदों में दिखाई देने लगे। उनकी गतिविधियों को अक्सर देखा जाता था, लेकिन शायद ही कभी चुनौती दी जाती थी। गठबंधन की पेट्रोलिंग टुकड़ियां तनावपूर्ण गलियों से गुजरती थीं, जहां अल सद्र की तस्वीरें थीं। कुछ लोग उन्हें नापसंद करते थे, कई उनसे डरते थे। यह गतिरोध पवित्र पत्थरों और कब्रिस्तान की धूल में खींचा गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे के निर्णायक कदम का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2004 को यह अस्थिर शांति टूट गई। सुबह के शुरुआती घंटों में मदी सेना ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सुबह से पहले हमला किया, जिससे युद्ध विराम का अंत हो गया और गठबंधन बलों के साथ बड़े संघर्ष शुरू हो गए। एक अमेरिकी मरीन त्वरित प्रतिक्रिया बल या QRF को 11वीं मरीन अभियान इकाई द्वारा कुछ ही सेकंड में भेजा गया, जो नजाफ के गवर्नर के आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहा था। करीब 11 बजे सुबह वादी अल सलाम कब्रिस्तान के पास लड़ाई छिड़ गई, जहां लड़ाके मकबरों और भूमिगत कब्रों के बीच छिपे हुए थे। जटिल भूमिगत संरचना ने मदी सेना को शहरी गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श छिपने की जगह प्रदान की। मरीन सैनिकों ने इसे इस तरह बताया: उद्धरण शुरू, जंगल के बिना जंगल युद्ध, उद्धरण समाप्त। मोर्टार, RPG और मशीन गनों की भारी फायरिंग में QRF ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर गोला बारूद कम होने पर पीछे हटना पड़ा। शुरुआती मुठभेड़ में 70 से ज्यादा विद्रोही मारे गए और एक मरीन घायल हुआ। 7 अगस्त को पहली, दूसरी, 5वीं बटालियन और 7वीं कैवेलरी के US आर्मी यूनिट्स मरीन सैनिकों की मदद के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। इसके बाद एक थकाऊ भूमिगत लड़ाई शुरू हुई। टैंक और ब्रैडली तंग कब्रिस्तान की गलियों से गुजरे, जबकि पैदल सैनिक कब्रों और सुरंगों को साफ करते गए। सटीक हवाई हमले और नजदीकी समर्थन, चाहे UH-1N हेलीकॉप्टर हों या AC-1 130 गनशिप्स का खतरा, हमले का समर्थन कर रहे थे। हालांकि इमाम अली दरगाह के पास हवाई हमलों को वर्जित माना जाता था। कठिन हालात और कड़े नियमों के बावजूद मरीन अनुशासन मजबूत रहा। टैंकों और ब्रैडलीज को दरगाह से 500 मीटर के भीतर फायरिंग रोकने का आदेश मिलता था, लेकिन लड़ाई की तीव्रता से उनका संयम कई बार टूटता था। 12 अगस्त तक गठबंधन बलों ने अल सदर के अपने गढ़, उनके घर, पास के अस्पताल और संबंधित इमारतों पर हमला किया। चार्ली कंपनी के मरीन ने अस्पताल और मौलवियों के घरों में जबरन घुसपैठ की। पास के स्कूल में गोलीबारी शुरू हुई, जहां इराकी नेशनल गार्ड की टुकड़ियां मिलिशिया के घातक हमलों के सामने डगमगा गईं। कब्रिस्तान की लड़ाई 15 अगस्त को और तेज हो गई, जब विद्रोहियों ने एक अमेरिकी टैंक पर बहुत करीब से छोटे हथियारों से हमला किया। इससे लेफ्टिनेंट जेम्स गोइंस और स्पेशलिस्ट मार्क जाबटा की मौत हो गई। गठबंधन के बख्तरबंद दल इतने सतर्क थे कि कुछ कमांडरों को कब्रिस्तान के भीतर संदिग्ध दुश्मन ठिकानों पर ब्रैडलीज को फायरिंग करने से रोकना पड़ा। रात के छापे कूफा तक बढ़ा दिए गए, जहां तकनीकी कॉलेज जैसे मिलिशिया ठिकानों पर हमला किया गया। AC-130 और सहयोगी हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। एक छापे में 73 विद्रोही मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए, जबकि गठबंधन की ओर से बहुत कम हताहत हुए। अगस्त के मध्य तक जो भी महदी लड़ाके बचे थे, वे इमाम अली दरगाह की पनाह में लौट गए थे। गठबंधन बलों ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर एक मजबूत इस्पाती घेरा बना दिया। बाहरी घेरे पर टैंक थे और पैदल सेना तथा बख्तरबंद गाड़ियां वो दरगाह की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन उन्होंने सीधा हमला करने से परहेज किया, क्योंकि पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए सख्त नियम थे। अगस्त 2004 के मध्य तक लड़ाई तनावपूर्ण घेराबंदी बन गई थी। मदी सेना, जो बुरी तरह थकी हुई थी और संख्या में कम थी,
इमाम अली दरगाह के पवित्र परिसर में पीछे हट गई थी, जबकि गठबंधन बल, अमेरिकी मरीन, बख्तरबंद वाहन और इराकी नेशनल गार्ड ने गोल्डन डोम को घेर लिया था। लेकिन सीधा हमला करना अकल्पनीय था। यह पवित्र भूमि थी, कोई भी उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय घोटाले का कारण बन सकता था। हर जगह दबाव बढ़ रहा था। इराकी राजनेता और बगदाद से नजफ के गवर्नर चिंतित थे कि इस पवित्र स्थल के नष्ट होने पर लाखों शियाओं को अलग थलग किया जा सकता है। वॉशिंगटन भी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित था। ईरान, खाड़ी देश और पूरी इस्लामी दुनिया पवित्र भूमि पर बहाए खून को माफ नहीं करेगी। इस तनावपूर्ण माहौल में ग्रैंड आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी, जो नजफ में प्रमुख आध्यात्मिक प्राधिकरण हैं, सामने आए। लंदन में दिल की सर्जरी के तुरंत बाद वे 25 अगस्त को इराक लौटे और घोषणा की, उद्धरण, मैं नजफ के लिए आया हूं और मैं तब तक नजफ में रहूंगा जब तक संकट समाप्त नहीं हो जाता। उद्धरण समाप्त। वे अकेले नहीं आए थे। उन्होंने बसरा से हजारों नागरिक वाहनों के काफिले का नेतृत्व किया, जिसमें जल्द ही बगदाद, कूफा, करबला और दक्षिणी इराक के शहरों से समर्थक भी शामिल हो गए। ये निहत्थे शिया प्रदर्शनकारी नजफ में आ गए, गठबंधन की चौकियों को पार करते हुए और दरगाह के आंगनों की ओर उमड़ पड़े। टैंक अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन सैनिक तनाव में देखते रहे, क्योंकि प्रदर्शनकारी सिस्तानी के मार्गदर्शन में शांति और एकता के बैनर लेकर चल रहे थे। अकीर हसन, एक 63 वर्षीय प्रदर्शनकारी, ने बाद में कहा, यही है लोकतंत्र, यह है नया इराक, यह अमेरिकियों को दी गई सबसे बड़ी हार है, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इस शांत लामबंदी के पैमाने ने गतिरोध बदल दिया। एक युद्ध विराम घोषित किया गया। गठबंधन सैनिक थोड़ा पीछे हट गए और मिलिशिया लद्दाखों को सुरक्षित रास्ता देने की पेशकश की गई, बशर्ते वे अपने हथियार सौंप दें और शहर से बाहर निकल जाए। नजफ और कूफा को हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, जहां अंतरिम प्रधानमंत्री अयाद अलावी की सरकार के तहत इराकी पुलिस तैनात थी। मोलभाव रात भर जारी रहे। मदी सेना के कमांडर, जो घिरे थे और हथियारों में कमजोर थे, उन्हें इराक के शीर्ष धर्मगुरु का आदेश मिला। अमेरिकी और इराकी सेनाएं, जो घेराबंदी से आत्मविश्वास में थीं, लेकिन हद से ज्यादा आगे बढ़ने को लेकर सतर्क थीं, एक नाजुक समझौते पर सहमत हुईं। 26 अगस्त तक मिलिशिया ने मंदिर से पीछे हटना शुरू कर दिया, अपने हथियार डाल दिए और चाबियां वापस स्थानीय धर्मगुरुओं को सौंप दी, जो एक प्रतीकात्मक रियायत थी जिसने 3 हफ्ते की घेराबंदी को समाप्त कर दिया। नजाफ के लोगों के लिए यह असाधारण राहत और श्रद्धा का क्षण था। मंदिर सुरक्षित रहा, शहर का आध्यात्मिक केंद्र सुरक्षित रहा। गठबंधन के लिए यह लड़ाई बलपूर्वक जीत के साथ नहीं, बल्कि कूटनीति की एक तनावपूर्ण जीत के साथ समाप्त हुई, जिसे सैन्य शक्ति नहीं बल्कि धार्मिक प्राधिकरण ने सुनिश्चित किया। यह कोई पारंपरिक युद्ध विराम नहीं था और इसने एक नया मिसाल कायम किया। रणनीतिक लाभ से ऊपर धार्मिक पवित्रता का सम्मान हो सकता है। इसने इराक में शहरी युद्ध के नियमों को बदल दिया और भविष्य में हथियारों, आस्था और भू राजनीति के असहज मिश्रण की ओर इशारा किया। अगस्त 2004 के अंत में युद्ध विराम घोषित होने तक नजफ 3 हफ्ते से ज्यादा की भीषण घेराबंदी झेल चुका था। ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी के अधिकार में दरगाह से मदी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया, अपने हथियार डालने लगे और छोटे छोटे समन्वित काफिलों में बाहर निकलने लगे। उनकी वापसी सिर्फ एक रणनीतिक पीछे हटना नहीं थी, बल्कि संघर्ष की प्रकृति में एक गहरा बदलाव भी था। नजफ का नियंत्रण फिर से इराकी सरकारी बलों, पुलिस और नेशनल गार्ड इकाइयों के पास आ गया, जो अमेरिकी मरीन और इराकी सेना के तत्वों की सतर्क सुरक्षा में था। यह बंदूक की नली पर घोषित की गई जीत नहीं थी, बल्कि धार्मिक अधिकार, जन इच्छा और राजनीतिक व्यावहारिकता से बनी एक रियायत थी। हिंसा रुकने के बाद भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अनुमानों के अनुसार सैकड़ों मदी लड़ाके मारे गए या घायल हुए
और मस्जिद की दीवारों तथा नागरिक इलाकों पर संघर्ष के निशान थे। साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी बलों का अनुमान था कि कम से कम 360 मदी लड़ाके मारे गए और लगभग 260 को पकड़ लिया गया, जबकि गठबंधन बलों के 50 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 100 घायल हुए। नजफ खुद अपेक्षाकृत सुरक्षित उभरा, लेकिन मुश्किल से हार और दृढ़ता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए। इसके बाद जो हुआ वह ऐसे झटके थे जिनकी गूंज नजफ की दीवारों से कहीं दूर तक सुनाई दी। मुक्तदा अल सद्र के लिए यह लड़ाई एक झटका भी थी और आगे बढ़ने का कदम भी। उसकी मिलिशिया को भले ही पवित्र स्थल से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन महदी सेना टूटी नहीं, बल्कि कई शियाओं के बीच उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, जिन्होंने उनके संघर्ष को आस्था और हथियारों की ताकत के बीच टकराव के रूप में देखा। अल सद्र ने बहुत तेजी से युद्ध क्षेत्र के कमांडर से राजनीतिक दावेदार की भूमिका अपना ली। 2004 के अंत तक और 2005 के संसदीय चुनावों में उन्होंने एक औपचारिक राजनीतिक गुट बना लिया था, जिसमें उन्होंने नजफ से मिली गति का इस्तेमाल किया। उनकी पार्टी ने यूनाइटेड इराकी अलायंस में शामिल होकर बगदाद के लोकतंत्र में किंग मेकर की भूमिका निभाई। हालांकि जल्द ही तनाव बढ़ गया, क्योंकि नूरी अल मलिकी के नेतृत्व वाली नई शक्तिशाली शिया सरकार ने अधिकार जताने की कोशिश की, जो अक्सर सदर के अनुयायियों से टकरा जाती थी। नजफ ने अमेरिकी और इराकी सेनाओं के लिए रणनीतिक मिसाल कायम की। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर शहरी युद्ध केवल गोलियों और बमों से नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए बातचीत, समझौता और धार्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। नजफ के सबक सदर सिटी, बसरा और करबला अभियानों में गूंजते रहे। मंदिरों पर हमला न करें, धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप और मिलिशिया के अनुकूलन की संभावना रखें। फिर भी बहुत कुछ अनसुलझा ही रह गया। मदी सेना ने अपनी ताकत और एकजुटता बनाए रखी। आने वाले वर्षों में इसने निर्णायक भूमिका निभाई। पहले फल्लुजा में सुन्नी विद्रोहियों का समर्थन किया, फिर 2006 समर्रा मस्जिद बम विस्फोट के बाद सांप्रदायिक हिंसा में शामिल हो गई। सदर के युद्ध विराम आदेशों के बावजूद उनका आंदोलन शक्तिशाली बना रहा, कभी साथ कभी विरोध में, पर कभी अप्रासंगिक नहीं। नजफ की लड़ाई सिर्फ घेराबंदी से कहीं बढ़कर थी। यह एक ऐसा कुंभ था जिसमें धर्म, मिलिशिया राजनीति, अमेरिकी हस्तक्षेप और इराकी संप्रभुता एक साथ गड्ढे गए थे। इसने दिखा दिया कि आक्रमण के बाद के इराक में असली ताकत वहीं थी, जहां भक्ति और दृढ़ संकल्प एक साथ मिलते थे। यह नाजुक मोर्जेक देश के भविष्य, उसकी जंगों, उसकी राजनीति और पवित्र स्थलों व सैन्य लक्ष्यों के बीच कभी न खत्म होने वाले नृत्य को आकार देगा।